हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग टाइम स्टडी को और मोशन स्टडी को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था वो हमारी वर्क स्टडी थी, और वर्क स्टडी में आई टोल्ड यू दैट 4 स्टडीज हैव टू बी टेकन। उसमें से हमने फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया, और उसके बाद ये जो 2 स्टडीज हमारी बची हैं, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर वर्क स्टडी पे क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इन चारों स्टडीज को शॉर्ट में मेंशन करना होगा, लिखना होगा। और अगर इन पे सेपरेटली आ जाता है देन देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसी का आंसर दोगे। तो हमने वर्क स्टडी की 2 स्टडीज ऑलरेडी कर ली हैं और 2 अब हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द टाइम स्टडी। So now time study. In time study, what is going to be taken? In time study, Taylor says कि हमें स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है। That has to be set. That standard time has to be given to the workers. वही पुरानी बात अगर हम कहें कि जैसे वो कहते हैं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अगर हमें स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे? ऐसे कि हमने पहले इतना टाइम सेट किया था, इस बार भी हम उतना ही दे दें, इस तरीके से नहीं। ही सेज दैट प्रॉपर एक्सपेरिमेंट शुड बी देयर, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब। कैसे करेंगे काम? सबसे पहले एक स्टॉप वॉच लो। क्यों लो स्टॉप वॉच? बिकॉज हमने टाइम को स्टडी करना है और उसके लिए हमें एक वॉच जरूरी है। और उसमें सेकंड हमें क्या चाहिए? एवरेज वर्कर्स। हम एफिशिएंट वर्कर्स को नहीं ले सकते, हमें लेना है एवरेज वर्कर्स। एवरेज वर्कर्स की ऑब्जर्वेशंस को हमें देखना है। ओके, और ये कितने बार देखना होगा? एवरेज वर्कर्स की मूवमेंट को, उनके टाइम को, कितना टाइम वो ले रहे हैं काम को करने के लिए। एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर। 3 चीजें, एक तो हमें एवरेज वर्कर चाहिए, सेकंड हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए, और थर्ड उस एवरेज वर्कर की एटलीस्ट हमें 100 ऑब्जर्वेशंस चाहिए। आप एक ग्रुप ले लीजिए एवरेज वर्कर्स का, उनके 100 ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए। ओके, और उसके बाद आप एक एवरेज टाइम निकालो। उस एवरेज टाइम को जो आएगा उसको हम कहेंगे सेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब। अब जब हमने एक टाइम सेट कर दिया दैट वन प्रोडक्ट हैज टू बी मेड इन 1 आवर, ये हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम वर्कर्स को टारगेट क्या देना है। 1 डे का कितना टारगेट होगा, 1 मंथ का कितना टारगेट होगा। इसी बेस पर व्हेन वी हैव सेट द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब, उसी बेस पे हमारा स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है और वर्कर्स 8 आवर्स काम करते हैं एक दिन में, तो उनको हम कितना टारगेट दे सकते हैं? हमारा टारगेट हो जाएगा 8 यूनिट्स इन अ डे। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट को सेट होते ही, स्टैंडर्ड टाइम सेट होते ही हमारा सेकंड पॉइंट साथ में सेट हो गया, दैट इज द सेटिंग द टारगेट्स। अब उसके बाद डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अब हमारे को एक दिन में 800 यूनिट्स बनाने हैं। ओके, एक वर्कर कितना यूनिट्स बना पा रहे हैं एक दिन में? 8 यूनिट्स। और हमें एक दिन में कितने यूनिट्स चाहिए? दैट इज द 800 यूनिट्स वी नीड इन 1 डे। तो हमें ये भी पता चल जाएगा हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। वो कैसे? अब हमें 800 यूनिट्स के लिए हमें 100 वर्कर्स चाहिए। सो दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड how many workers are required to do a job. Now, it will also help us in deciding that who is the efficient worker, who is the average worker, and who is the non-efficient worker. For example, हमने target set किया that in 1 day 8 units have to be produced. क्यों 8 यूनिट्स बनाने हैं? क्योंकि हमने कहा था 1 आवर में एक यूनिट बन जाता है, और 8 आवर्स उनके वर्किंग है तो 8 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस वर्कर ने 8 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया, ही विल बी नोन एज अ एवरेज वर्कर। जिसने 8 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ही विल बी नोन एज अ एफिशिएंट वर्कर्स। फॉर एग्जांपल, किसी वर्कर ने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, किसी ने 10 कर दिए, सो दे विल बी नोन एज द एफिशिएंट वर्कर्स। एंड जो 8 यूनिट्स का भी अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, दे विल बी नोन एज द नॉन एफिशिएंट और द इनएफिशिएंट वर्कर्स। सो ये है हमारी टाइम स्टडी।
टाइम स्टडी में हमने सबसे पहले स्टॉप वॉच ली, हमने एवरेज वर्कर्स को लिया और उन एवरेज वर्कर्स की एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड टाइम वो कितना ले रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस ली और वो एवरेज टाइम लिया। उस एवरेज टाइम को हमने क्या कहा, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब। और इस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड टारगेट को सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 आवर ले रहे हैं तो हमारा टारगेट हो गया एक दिन का 8 आवर्स, बिकॉज वर्किंग आवर्स आर 8। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब। हमने टारगेट है हमारा टोटल 800 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होते हैं मंडे में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 100 वर्कर्स की इस वक्त जरूरत है। एंड द लास्ट वन इज इट विल हेल्प अस टू डिसाइड हु इज द एवरेज वर्कर, जिसने 8 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। जिसने 8 से कम किए ही विल बी नोन एज द इनएफिशिएंट, और जिसने 8 से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए ही विल बी नोन एज द एफिशिएंट वर्कर। ओके, सो दिस इज द टाइम स्टडी। बस, और उसके बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टडी जो शुरू हो रही है दैट इज द मोशन स्टडी। मोशन का मतलब मूवमेंट्स। What are the movements that a worker is performing when he is doing a job? That is the motion study. अब इसमें टेलर आपको क्या कहता है? He says that first of all, see all the movements that a worker is performing while doing a job. Unnecessary movements हमें नहीं देखनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर क्या कर रहा है, फ्री टाइम में क्या कर रहा है। हमने when he is going to perform a job, at that time his all the performance, his all the movements have to be recorded. उस यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच ली थी टाइम स्टडी में, और मोशन स्टडी में हमें चाहिए कैमरा। कैमरा क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। हमने सबसे पहले उसकी मूवमेंट्स को नोट डाउन किया दैट दीज आर द टोटल मूवमेंट्स ऑफ अ वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब। अब इसके बाद इन टोटल मूवमेंट्स को हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वन इज द प्रोडक्टिव मूवमेंट्स एंड सेकंड इज द नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, दोज आर नोन एज द प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। और जो मूवमेंट्स प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, उनकी कहीं जरूरत नहीं, दैट इज नोन एज द नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। और इसके बाद जो नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसको या तो मिनिमाइज करेंगे या उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करेंगे कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर टूल और इक्विपमेंट। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन all the movements are going to be recorded, observations are there that how the workers are performing the job. In that observation it was seen that workers are doing the job, and while doing the job again and again he is bending and picking the tools from the ground. बार बार उसे झुकना पड़ता है क्योंकि उसके सारे टूल्स जमीन के ऊपर हैं, ग्राउंड पर है, एंड ही इज पिकिंग देम। तो ये अब देखो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी हैं? प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं जब वो टूल्स को यूज कर रहा है, जब वो मशीनरी को पे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव यहाँ पर कौन सी है? नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट है जब उसको टूल्स को उठाने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, दैट इज द नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये जो मोशन स्टडी है ये इसी नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट के ऊपर है। टेलर सेज कि इस नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट को हमने या तो मिनिमाइज कर देना है या एलिमिनेट कर देंगे हम। तो कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट को? सिंपल, गिव हिम अ स्टूल एंड ऑन दैट स्टूल ऑल द टूल्स विल बी पुट। एक स्टूल दे दीजिए, उसके बराबर में रख दीजिए, वो वहीं से अपने टूल्स को पिक करेगा और अपना काम करेगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा सिंपल है, जो उसकी एनर्जी बचेगी उस एनर्जी को वो प्रोडक्टिव काम करने के लिए यूज करेगा। जैसे कि अभी जब टेलर ने इसी स्टडी को कहाँ पे यूज किया? इन अ ब्रिक लेयरिंग टास्क। ब्रिक लेयरिंग टास्क में उसने उसको यूज किया। 18 मूवमेंट्स थी टोटल, और 18 को जब उसने रिड्यूस किया 5 तक कर दिया नॉन प्रोडक्टिव हटाकर। और उसका क्या फायदा मिला? उस जगह पर जो एफिशिएंसी थी वो एफिशिएंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द मोशन स्टडी। एक कैमरा ले लीजिए, उसी तरह से आपने 100 एवरेज वर्कर्स को लेना है, 100 ऑब्जर्वेशंस को लेना है, और तब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, कौन सी नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है। और नॉन प्रोडक्टिव को, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? बाय प्रोवाइडिंग अ टूल और इक्विपमेंट। इससे क्या फायदा होगा?
एफिशिएंसी विल बी यूज्ड, बिकॉज नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स पे, अनप्रोडक्टिव पर हमारी कोई एफिशिएंसी, कोई एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, हम वहां कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहे जो अनप्रोडक्टिव हो, और वो सब हम एनर्जी को कहाँ यूज करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी। तो ये हमारी वर्क स्टडी इस तरह से कंप्लीट हो रही है। वर्क स्टडी में हमने इस वीडियो में किया टाइम स्टडी को और मोशन स्टडी को। इससे प्रीवियस थी हमारी फैटीग और मेथड स्टडी, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। वर्क स्टडी के क्वेश्चन में हमें चारों लिखनी है, और अगर सेपरेट आ जाए तो हमें एक को एक्सप्लेन कर देना। तो ये हमारी वर्क स्टडी अब पूरी कंप्लीट हो रही है। ओके, सो इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।